यह सब सुनने के बाद भी प्रिया के चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। उसने खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से रुद्र से पूछा, सौरभ के साथ आज तुमने जो कुछ किया उसके कोई नतीजे तो नहीं होंगे? अगर वे बदला लेने आए तो क्या होगा? रुद्र ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो। जब मैंने यह करने की हिम्मत की है तो मुझे उनके पीछे आने का कोई डर नहीं है। मेरी नजरों में वे मामूली लोगों से ज्यादा कुछ नहीं है। मगर उसकी इस बात से भी प्रिया की चिंता कम नहीं हुई। उसने माथे पर बल डाले और बोली, मुझे पता है कि तुम बहुत काबिल हो, पर इन लोगों से निपटना आसान नहीं है। हो सकता है हमें यहां से निकलकर मुंबई वापस चले जाना चाहिए। आखिरकार मुंबई तुम्हारा इलाका है और एक बार हम वहां पहुंच गए तो वे हमें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसने धीरे से जवाब दिया, सिर हिलाते हुए, मुंबई वापस जाना भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैं इन मुश्किलों को हल करने के लिए यहां आया हूं, इसलिए मुझे उनके पीछे आने का कोई डर नहीं है। अगर हम अभी चले गए तो मेरा यहां आना बेकार हो जाएगा। चूंकि मैं यहां हूं, मैं चाहता हूं कि वे सब जान ले कि तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखने की जुर्रत न करे। रुद्र बहुत गंभीर लग रहा था जब वह कह रहा था, और प्रिया अपनी चिंता के बावजूद उसकी बातों से अंदर तक छू गई। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, जब तुम इतने आश्वस्त हो तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर नौबत आई भी तो हम हर चीज का सामना एक साथ करेंगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, घबराओ मत, हम इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। तभी उसने अचानक पूछा, किसने कहा मैं तुम्हारी औरत हूं? उसने बेपरवाह ढंग से जवाब दिया, तुम बेशर्म इंसान, मैंने तुमसे शादी करने के लिए अभी तक हाँ नहीं कहा है। वो गुस्से में चिल्लाई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भले ही तुमने अभी हाँ नहीं कहा है, पर यह तो बस समय की बात है ना? उसने मुंह फुलाया और कहा, इंतजार करो जब तुम असल में मुझसे शादी कर लोगे। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने लाचारी भरी मुस्कान के साथ कहा, फिर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। आधे घंटे बाद रुद्र और प्रिया होटल लौट आए। थोड़ा तरोताजा हुए और आराम करने चले गए। इस वक्त रुद्र ने आज दिन की घटनाओं के बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और उसे जैन परिवार, मलिक परिवार या लांबा परिवार जैसे लोगों का कोई डर नहीं था। इस बीच दूसरी तरफ सौरभ को अस्पताल ले जाने के बाद मयंक ने तुरंत अरुण को इस घटना की खबर दी। खबर सुनकर अरुण इतना आग बुला हुआ कि उसने मिश्रा फैमिली के सभी वरिष्ठ सदस्यों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुला लिया। मोहनलाल को छोड़कर सभी मौजूद थे। मिश्रा फैमिली में अगर मोहनलाल नहीं होता तो अरुण का बड़ा बेटा मयंक ही अंतिम निर्णय लेने वाला होता। ये तो बिल्कुल बकवास है। रुद्र खुद को समझता क्या है? क्या वो पागल हो गया है? अरुण गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। मयंक बेहद घबराया हुआ था, एक ही जगह पर खड़ा था और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरुण ने गहरी सांस ली, मयंक की तरफ इशारा किया और उसे डांटा, तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूं? तुम साफ तौर पर मौके पर मौजूद थे। तुमने रुद्र को रोका क्यों नहीं? तुमने इसे लड़ाई में क्यों बदलने दिया? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि इतने सारे लोगों के सामने रुद्र ने सीधे सौरभ के पैर और हाथ तोड़ दिए। तुम में से किसी ने रुद्र को रोका क्यों नहीं? अरुण समझ नहीं पा रहा था। इतने सारे लोग मौजूद थे, फिर भी सौरभ की ये हालत कैसे हो गई? पर डैड, मैंने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। रुद्र किसी राक्षस जैसा है। वो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। मयंक ने लाचार होकर जवाब दिया, तुम निकम्मे हो। तुम सब पूरी तरह से निकम्मे हो। अरुण क्रोध में चिल्लाया, डैड, इस रुद्र का पृष्ठभूमि मामूली नहीं है। अगर मैं उसे रोक भी पाता तो हिम्मत नहीं करता। मयंक ने दांत पीसते हुए कहा, रुद्र की पृष्ठभूमि मामूली नहीं है। वो कौन है? अरुण ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो रुद्र मुंबई का अमीर वारिस है। निहाल और शौर्यवीर सिंह जैसे लोग भी उसके आदेश पर काम करते हैं। हम वाकई उससे पंगा नहीं ले सकते।
मयंक ने लाचारी से जवाब दिया। क्या? यह सुनकर हर कोई दंग रह गया और अरुण का चेहरा अविश्वास से भर गया। वो मयंक के पास गया, आवाज धीमी की और पूछा, क्या तुमने अभी कहा कि यह रुद्र मुंबई का अमीर वारिस है? हाँ, यही सही है। यहां तक कि निहाल और शौर्यवीर सिंह जैसे असरदार लोग भी उसके कमांड में हैं। हम वास्तव में उससे आसानी से टकराव नहीं मोल ले सकते, मयंक ने समझाया। वो मुंबई का अमीर वारिस है। भीड़ गहरे सदमे में थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की इतनी जबरदस्त पृष्ठभूमि होगी। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि वो मुंबई का युवा मास्टर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत की। भीड़ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। उन्होंने रुद्र की शोहरत और वो कितना खतरनाक है के बारे में सुन रखा था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई का यह महान युवा मास्टर वही युवा है जिसे प्रिया लेकर आई थी। उनमें से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि घटनाएं इस हद तक कैसे पहुंचेंगी। ये खबर जानने के बाद रुद्र के बारे में सबका नजरिया बदलने लगा। आखिरकार अगर मलिक परिवार बीच में नहीं होता तो रुद्र का प्रिया से शादी करने की चाहत रखना सामान्य था। मुंबई का मिस्टर सिंघानिया भी बहुत ताकतवर था और यकीनन प्रिया के लायक था। इसी पल एक बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिया इतनी बहादुर थी। उसने उस लड़के को हमारे मिश्रा फैमिली में लाने की हिम्मत की। तो ये लड़का मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि माजरा क्या है। मुंबई का मिस्टर सिंघानिया वाकई में काबिल है। सही कहा, अगर ये लड़का सच में मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बाकी सब ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। इस समय एक दुबले पतले बूढ़े आदमी ने शांत होकर कहा, मुझे लगता है कि मुंबई का मिस्टर सिंघानिया हमारे मिश्रा फैमिली के योग्य है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अरुण का हाव भाव थोड़ा अजीब हो गया। उसने माथे पर बल डालकर पूछा, मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी खींचकर कही जा रही है। अगर रुद्र मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है भी तो क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि रुद्र हमारे मिश्रा फैमिली के योग्य नहीं? बूढ़े आदमी ने पूछा। अभी यह चर्चा करने का समय नहीं है कि रुद्र हमारे मिश्रा फैमिली के योग्य है या नहीं। ये मत भूलो कि मलिक परिवार एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स कुलीन परिवार है। उनके मुकाबले रुद्र कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उसका काम करने का तरीका सच में बहुत अभिमानी है। अगर हमने प्रिया की शादी उससे कर दी तो मुझे डर है कि भविष्य में ये हमारे मिश्रा फैमिली के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। अरुण के मलिक परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए वो मलिक परिवार की तरफ से बोल रहा था और उसे चिंता थी कि कहीं मिश्रा फैमिली अचानक अपना मन न बदल ले। पहले बोलने वाले बूढ़े आदमी ने ये सुना तो वो थोड़ा बेबस दिखने लगा और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उस बूढ़े आदमी के विजय लक्ष्मी के पिता के साथ अच्छे संबंध थे। हालांकि मिश्रा फैमिली में उस बूढ़े आदमी की हैसियत अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अरुण की बातें सुनकर उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो केवल आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गया। मिश्रा फैमिली में ऐसा नहीं था कि जो जितना बुजुर्ग होता उसकी हैसियत उतनी ही ऊंची होती। हैसियत इस पर निर्भर करती थी कि किसी का योगदान कितना है। अरुण मिश्रा फैमिली के बहुत सारे व्यवसायों को संभालता था और उसका पद परिवार के मुखिया के बाद दूसरे नंबर पर था। बूढ़े आदमी ने मिश्रा फैमिली के लिए ज्यादा योगदान नहीं दिया था, इसलिए अगर अरुण ने उसे डांटा भी तो वो उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे लगता है अरुण सही कह रहा है। हालांकि रुद्र का कुछ बैकग्राउंड है और मुंबई का मिस्टर सिंघानिया वास्तव में बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो मलिक परिवार से थोड़ा कमजोर है। बाकी सब भी स्थिति का फायदा उठाने लगे। सही कहा। इसके अलावा रुद्र ने सौरभ को इस हाल में पीट दिया। जैन परिवार इस मामले को छोड़ेगा नहीं। अगर हम रुद्र के ज्यादा करीब गए तो हम भी इसमें फंस सकते हैं। उस समय रुद्र की वजह से जैन, मलिक और लांबा परिवारों को नाराज करना सचमुच घाटे का सौदा होगा। हमें अभी भी मलिक परिवार और जैन परिवार का पक्ष लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सही फैसला है। सबने एक साथ आवाज मिलाई। अरुण ने थोड़ा सा सिर हिलाया, जिससे उसकी संतुष्टि दिखाई दी। इन लोगों की नजर में रुद्र कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो सिर्फ एक व्यक्ति था। वह अभी भी मलिक, जैन
और लांबा परिवारों से मुकाबला नहीं कर सकता था। विजयलक्ष्मी बिना कुछ बोले बैठी रही। असल में वो भी बहुत हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा कुछ करेगा। हालांकि ये वो चीज नहीं थी जिसकी उसे चिंता थी। उसे वास्तव में इस बात की चिंता थी कि क्या यह मामला उसके लिए कोई मुसीबत तो नहीं लाएगा। अगर इससे उसे कोई मुसीबत नहीं होती है और वह इस मौके का फायदा उठाकर रुद्र से छुटकारा पा सकती है तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है, अब हमारे लिए इस पर चर्चा करना व्यर्थ है। परिवार के मुखिया के आने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है, अरुण ने अचानक कहा। तभी मोहनलाल ने अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश किया था। मोहनलाल को देखते ही सबको जैसे अपना सहारा मिल गया और सब उनसे उनकी राय पूछने लगे। मोहनलाल ने शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा। किसी को पता नहीं था कि इस समय वो क्या सोच रहे थे। मोहनलाल के बैठने के बाद अरुण ने पूछा, कुलपति, आपको क्या लगता है कि इस मामले को कैसे सुलझाना चाहिए? मोहनलाल पल भर के लिए झिझके, फिर धीरे से मयंक की सीट की तरफ देखा। उन्होंने मयंक से बेजान चेहरे से कहा, आज जो कुछ भी हुआ, शुरू से आखिर तक सब मुझे बताओ। इसमें अपनी भावनाओं को शामिल करने की जरूरत नहीं है, बस बताओ कि क्या हुआ, समझे? मयंक ने मोहनलाल की बात सुनकर बकवास करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से आज हुई पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। हालांकि मोहनलाल ने मयंक को अपनी भावनाओं को न लाने की याद दिलाई थी, लेकिन वास्तव में मयंक की बातें आदित्य के पक्ष में अधिक थी। आखिरकार उसके पिता अरुण आदित्य के पक्ष में थे। वो निश्चित रूप से अपने पिता का समर्थन करेगा। जैसे ही मयंक ने पूरी घटना सुनाई, सबको लगा कि रुद्र का स्वभाव थोड़ा ज्यादा ही अभिमानी है। असल में सौरभ ने कुछ भी ज्यादा उल्टा सीधा नहीं किया था, लेकिन रुद्र ने उसे इस हाल में पीट दिया था। इसके अलावा मयंक ने रुद्र की कही हर बात को भी विस्तार से बताया। उसे सुनने के बाद सब और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। रुद्र बहुत घमंडी है। वो साफ तौर पर हमारे मिश्रा फैमिली को महत्व नहीं देता। वह अभी सिर्फ मुंबई का बॉस है और उसके पास कोई बड़ी काबिलियत नहीं है। अगर इस लड़के को कुछ और साल दिए गए तो मुझे लगता है कि वो हमें धमकाना शुरू कर देगा। एक बूढ़े आदमी ने गुस्से में चिल्लाया। सही कहा, रुद्र बहुत अभिमानी है। इतना घमंडी इंसान कैसे हो सकता है? मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। सब धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। हालांकि इसी पल मोहनलाल ने अचानक ऊपर मयंक की तरफ देखा और बेरुखी से पूछा, जिस महेंद्र का तुमने अभी जिक्र किया वो मार्शल लांबा का बेटा होना चाहिए, है ना? जी हाँ, वही है। मयंक ने जल्दी से सिर हिलाया। ये सुनकर मोहनलाल ने दबी हुई सांस ली। ये लांबा परिवार भी कोई साधारण परिवार नहीं है। सेना में उनकी ताकत बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा मैंने सुना है कि लांबा परिवार और मलिक परिवार के बीच बहुत अच्छे संबंध है। रुद्र ने अकेले ही जैन परिवार को नाराज कर दिया है। ये लड़का बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रुद्र को इन तीनों परिवारों और हमारी मिश्रा फैमिली की भी कोई परवाह नहीं है। रुद्र बहुत ज्यादा घमंडी हो रहा है। क्या उसे लगता है कि वह केवल डेवनपोर्ट का मिस्टर होने के नाते कुछ भी कर सकता है? एक बुजुर्ग शख्स खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में चिल्लाया। मुझे लगता है कि रुद्र इतनी हिम्मत दिखा रहा है तो उसके पास अभी भी कोई छुपा हुआ दाव जरूर होगा जो उसने दिखाया नहीं है। तभी एक और आदमी ने धीमी आवाज में कहा, रुद्र के पास क्या ट्रम्प कार हो सकता है? अरुण ने उपहास किया और आगे कहा, अगर रुद्र के पास कोई चाल है भी तो अब बेकार है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अकेले इन तीन बड़ी फैमिली से निपट सकता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद मोहनलाल ने कहा, रुद्र का काम करने का तरीका बेशक बहुत घमंडी है, लेकिन मेरा मानना है कि वो इतनी अकड़ दिखा रहा है तो उसके पास इसका आधार भी होगा। और हाँ, रुद्र का हमारी फैमिली से कभी कोई सीधा झगड़ा नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि हम ऐसा करें, अगर मलिक फैमिली, जैन फैमिली और लांबा फैमिली रुद्र से बदला लेना चाहती है तो हमारी मिश्रा फैमिली को इस मामले से दूर रहना चाहिए और तटस्थ रुख अपनाना चाहिए। इस तरह आखिर में कोई भी जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिश्रा फैमिली इस मामले में शामिल हुई तो मुझे लगता है कि इससे मुश्किलें ही बढ़ेंगी। हम किसी भी पक्ष को नाराज करें,
इसका हम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हमारे लिए तटस्थ रहना ही सबसे सही है। मोहनलाल की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। उन्होंने सोचा था कि मोहनलाल मलिक फैमिली का साथ देगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आखिर में तटस्थ रहने का फैसला लेगा। हालांकि यह तटस्थ रवैया पहले से ही रुद्र के पक्ष में झुकाव दिखा रहा था। आखिरकार अगर मोहनलाल भी मलिक फैमिली के साथ खड़ा होता तो इस बार रुद्र का मरना तय था। लेकिन मोहनलाल ने जले पर नमक छिड़कने का फैसला नहीं लिया। किसी को नहीं पता था कि मोहनलाल के मन में क्या चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात कह दी थी तो किसी और ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे सिर्फ लाचारी से हाँ में सिर हिला सके। इसके तुरंत बाद मिश्रा फैमिली वहां से चली गई। अरुण मोहनलाल के पास गया और पूछा, पिताजी, आपकी क्या योजना है? क्या मैंने अभी बताया नहीं? हम किसी की मदद नहीं करेंगे, ये हमारा मामला नहीं है। मोहनलाल ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। लेकिन रुद्र इन तीनों बड़ी फैमिली के सामने टिक नहीं पाएगा। हम इस मौके का फायदा उठाकर उनका विश्वास क्यों न जीत ले? अरुण ने उलझन में पूछा। हमारी मिश्रा फैमिली ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं लेना चाहता। अभी ऐसा लग रहा है कि रुद्र जरूर हारेगा, लेकिन असल में मुझे लगता है कि उसके पास अभी भी कुछ बाकी है, वरना वो इतना अकड़ नहीं दिखाता। अगर ये तीन बड़ी फैमिली रुद्र से हार गई तो हमारी मिश्रा फैमिली भी तकलीफ में पड़ जाएगी, मोहनलाल ने बिना किसी भावना के कहा। अरुण बहुत हैरान था। वो भौहें सिकोड़कर बोले बिना नहीं रह सका। पिताजी, रुद्र की इतनी तारीफ मत कीजिए। रुद्र के पास जीतने के लिए है क्या? इस दुनिया में हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर रुद्र के मन में जीतने की उम्मीद नहीं होती तो वह यहां क्यों आता? मरने के लिए? जिस तरह उसने आज इतनी सफलता हासिल की है, उससे पता चलता है कि वो बेवकूफ नहीं है। इसलिए बस वही करो जो मैं कहता हूं, मोहनलाल ने अरुण से कहा। पर अरुण ने मोहनलाल को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उत्तेजना थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मोहनलाल का बात जारी रखने का कोई इरादा नहीं था और वो बस आगे बढ़ गए। अरुण वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसी समय होटल में जो कुछ हुआ था वो संतनगर में चारों ओर फैल चुका था। संतनगर के ऊपरी तबके के हर सदस्य को इस बात का पता चल चुका था। आखिरकार सौरभ को इतनी बुरी हालत में बाहर ले जाया गया था। सौरभ काफी मशहूर था, इसलिए बहुत से लोग इस बारे में जानते थे। अब संतनगर का पूरा ऊपरी तबका पोर्ट हैम्पटन के मिस्टर सिंघानिया में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। वे सच में सोच भी नहीं पा रहे थे कि किस तरह का आदमी ऐसा काम कर सकता है। इस बीच सौरभ को आदित्य ने संतनगर के सबसे अच्छे अस्पताल में भेज दिया था। कई जांचों के बाद डॉक्टर को मजबूरन ये घोषणा करनी पड़ी कि उसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए सौरभ को किसी और अस्पताल में स्थानांतरित करना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके अस्पताल के चिकित्सा मानदंड उसका इलाज करने में पूरी तरह असमर्थ थे। असल में ये वाक्य लगभग सौरभ के लिए मौत की सजा जैसा था। संतनगर का ये अस्पताल बहुत प्रसिद्ध था। अगर ये अस्पताल कुछ नहीं कर सकता तो वे केवल विदेश जाकर ही कोशिश कर सकते थे, लेकिन वहां भी ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार रुद्र ने सौरभ के पैर तोड़ने में बहुत क्रूरता दिखाई थी। अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब जैन फैमिली को यह खबर मिली तो वे जल्द से जल्द संतनगर के लिए निकल पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी कीमत पर रुद्र को मार डालेंगे। जब यह खबर फैली तो पूरे संतनगर में हड़कंप मच गया। सब इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। आखिर एक बेवर्ली हिल्स की बहुत मशहूर फैमिली थी और दूसरा पोर्ट हैम्पटन सिटी का मिस्टर सिंघानिया था, जिसने अभी अभी अपनी दहशत दिखाई थी। अगर दोनों में सच में टकराव हुआ तो ये देखने लायक होगा। जलफारी के लोग तो बस यह तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। अस्पताल में सौरभ के पिता नाइल जैन आईसीयू में पड़े सौरभ को गंभीर चेहरे से देख रहे थे। इस समय सौरभ के माता पिता और रिश्तेदार सभी वहां पहुंच चुके थे और सौरभ की मां तो पहले ही सिसक सिसक कर रो रही थी।
वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने किसका बुरा किया था कि उसे इस तरह पीटा गया। नाइल, जल्दी से कुछ सोचो, सौरभ की मां सिसकते हुए बोली। नाइल ने गहरी सांस ली और दबी आवाज में कहा, तुम चाहती हो कि मैं अब क्या करूं? मैंने विदेश के डॉक्टर से पहले ही संपर्क कर लिया है, लेकिन वे कल से पहले नहीं आ सकते। हम अभी यहां से जा नहीं सकते। हे भगवान, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कौन सा पाप किया है? सौरभ की मां जोर जोर से रोने लगी। उनका चेहरा बहुत दुखी था। नाइल ने झुंझला कर डांटा, बस करो, जब बात यहां तक आ चुकी है तो अब रोने का क्या फायदा? तभी डॉक्टर इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर निकला। नाइल जल्दी से डॉक्टर के पास आए और उत्साह से पूछा, डॉक्टर, मेरा बेटा अब कैसा है? यह सुनकर डॉक्टर ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, मिस्टर जैन, मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष ने बहुत बेरहमी दिखाई। मिस्टर जैन की सभी हड्डियां चूर हो गई हैं। अब उनके ठीक होने की लगभग कोई संभावना नहीं है। ठीक होने की कोई संभावना नहीं, इसका क्या मतलब है? नाइल ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर ने बेचारगी से आह भरी और दबी आवाज में कहा, मिस्टर जैन शायद भविष्य में बिस्तर तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि उनके दोनों पैर और हाथ टूट गए हैं। वो व्हीलचेयर पर भी नहीं बैठ सकते। ये सुनकर नाइल वहीं जम गए। उन्हें लगा जैसे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। वो इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सौरभ की मां तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने नाइल की ओर देखा और आगे कहा, मिस्टर जैन, अभी उम्मीद मत छोड़िए। अगर स्थितियां अनुकूल हो तो आप मिस्टर जैन को विदेश में कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास भी ले जा सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उम्मीद है। जब तक कुछ सालों में चिकित्सा तकनीक, मेडिकल टेक्नोलॉजी और उन्नत नहीं हो जाती, तब तक शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। फिलहाल उम्मीद बहुत कम है। नाइल ने माथे पर बल डाला, फिर दांत पीस कर कहा, डॉक्टर, मैं समझ गया। डॉक्टर ने नाइल की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाकर मुड़े और चले गए। नाइल ने डॉक्टर की पीठ की ओर असामान्य रूप से गुस्से भरी निगाहों से देखा। ये रुद्र इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बेटे से उसे कौन सी गहरी दुश्मनी थी? कुछ देर हिचकिचाने के बाद आदित्य नाइल के पास गए और धीमी आवाज में बोले, अंकल नाइल, दरअसल मैं उस समय वही था। मैं रुद्र को रोक नहीं पाया। सौरभ के इस हाल के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। इसलिए आप जो भी करना चाहें, हमारा मलिक परिवार चुपचाप नहीं बैठेगा। मैं सौरभ का बदला लेने में मदद करना चाहता हूं। आदित्य, मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचाने के बाद तुम जो ये कह रहे हो, इसी से मैं बहुत संतुष्ट हूं। हालांकि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो रुद्र बहुत अहंकारी था। वह जैन परिवार की बिल्कुल परवाह नहीं करता। नाइल ने दांत पीसते हुए कहा, यह सही है। मैंने उस समय रुद्र को परिणामों की याद भी दिलाई थी, लेकिन उसने मेरी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। आदित्य ने लाचारी का भाव दिखाते हुए कहा। नाइल ने एक गहरी सांस ली और दबी आवाज में कहा, हमारे जैन परिवार में सौरभ इकलौता वारिस है। ये सोचकर कि रुद्र ने उसे अपाहिज बना दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और अपने बेटे का बदला लूंगा। आदित्य ने तुरंत इस अवसर का फायदा उठाते हुए कहा, अंकल नाइल, चिंता मत कीजिए। मैंने पहले ही अपने परिवार से संपर्क कर लिया है। हमारा परिवार जल्द ही कुछ मार्शल आर्टिस्ट भेजेगा। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो बस मुझे कॉल कर दीजिएगा। तुम्हारे मलिक परिवार ने पहले ही कुछ मार्शल आर्टिस्ट भेज दिए हैं। ये सुनकर नाइल हैरान रह गए। ये सही है, रुद्र ने न सिर्फ सौरभ के पैर तोड़े, बल्कि उसने बार बार हमारे मलिक परिवार को भी उकसाया है। इसलिए हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने पहले ही मिस्टिक रैंक के एक व्यक्ति को भेज दिया है। आदित्य ने जल्दी से कहा। तब तो मुझे तसल्ली हो गई। मुझे रुद्र को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए, वरना मेरे दिल की नफरत कभी शांत नहीं होगी। नाइल ने धीमी आवाज में कहा, अंकल नाइल, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूं। आदित्य ने कहा। नाइल ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम जाओ। आदित्य कुछ देर हिचकिचाए, फिर मुड़े और चले गए। वो अपनी कार में लौटे। अंदर बैठने के बाद
ड्राइवर ने मुड़कर आदित्य की ओर देखा और फिर पूछा, मिस्टर मलिक, अब हमें कहाँ जाना है? महेंद्र कैसा है? आदित्य ने अपना फोन देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। मिस्टर लांबा को अब कोई गंभीर चोट नहीं है। अस्पताल में एक साधारण जांच के बाद वह चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि रुद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और आपको सावधान रहने के लिए कहा। ड्राइवर ने जवाब दिया, रुद्र वाकई में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन तो क्या? आदित्य ने उपहास किया और आगे कहा, रुद्र ने इस बार बहुत सारे लोगों को नाराज किया है। अगर मैं कुछ न भी करूं, तो क्या जैन परिवार कुछ नहीं करेगा? रुद्र हमें बिल्कुल महत्व नहीं देता। वो अपने अहंकार की कीमत चुकाएगा। हाँ, जैन परिवार रुद्र को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ड्राइवर ने धीरे से सिर हिलाया। वैसे रेवती की क्या स्थिति है? आदित्य ने फिर पूछा। ये ड्राइवर झिझकता हुआ लगा। आदित्य ने उसकी हिचकिचाहट पर ध्यान दिया और उनके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने माथे पर बल डालकर कहा, यहां झिझको मत। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। ठीक है, ड्राइवर ने सिर हिलाया और दबी आवाज में कहा, जब हम रेस्टोरेंट से निकले तो मिस रेवती भी चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि वो वास्तव में इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती। वह मिस्टर जैन को देखने अस्पताल भी नहीं गई। ये रेवती क्या कर रही है? ये सुनकर आदित्य की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखी। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और रेवती का नंबर डायल किया। ड्राइवर ने आदित्य को लाचारी से देखा और कुछ नहीं कहा। डिंग डिंग डिंग, फोन कुछ बार बजा, जिसके बाद रेवती ने आखिरकार फोन उठाया और पूछा, मिस्टर मलिक, क्या आपको कुछ चाहिए? रेवती, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आदित्य ने सीधे पूछा। मेरा क्या मतलब है? यह सुनकर रेवती थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने एक मजाकिया लहजे में कहा, मिस्टर मलिक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आदित्य ने माथे पर बल डाला और धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, रुद्र के मामले में तुम्हारा क्या विचार है? रुद्र ने सौरभ को इस हाल तक पीटा। तुम चुपचाप खड़े होकर देखने की योजना तो नहीं बना रही हो, है ना? यह मामला रुद्र और जैन परिवार के बीच का है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं लगता। रेवती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम? रेवती की बातें सुनकर आदित्य निःशब्द रह गए। मिस्टर मलिक, मैं जानती हूं कि आपका रुद्र से झगड़ा है। मैं यह भी जानती हूं कि जैन परिवार और लांबा परिवार का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वे बेवकूफ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी बेवकूफ हूं। मिस्टर सिंघानिया और मेरे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं लगती। अगर मैं सिर्फ इस वजह से पूरे रेवती परिवार को इसमें शामिल करूं, तो यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मैंने कल तमाशा देखने की योजना बनाई है। मैं किसी भी पक्ष की मदद नहीं करूंगी। रेवती ने अपनी बात जारी रखी। जब आदित्य ने रेवती की बात सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। हालांकि इस समय उसे रेवती के लिए कोई वजह नहीं मिली कि वो उसकी मदद करे। तुमने खुद कहा है ना कि तुम किसी भी पक्ष की मदद नहीं करोगी? आदित्य ने धीरे से पूछा। हाँ, बिल्कुल। रेवती ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। आदित्य ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। चिंता मत करो, मैं जो कहती हूं वो जरूर करती हूं। रेवती हल्की सी मुस्कुराई और फोन काट दिया। आदित्य ने फोन के दूसरी तरफ बीप की आवाज सुनकर राहत की सांस ली। भले ही रेवती ने आदित्य का साथ देने का फैसला नहीं किया, लेकिन आदित्य के लिए यह पहले से ही सबसे अच्छा नतीजा था। आखिरकार जब तक रेवती हस्तक्षेप नहीं करती और उसके काम बिगाड़ती नहीं, तब तक उसके लिए इतना ही काफी था। मैंने सोचा था कि रुद्र बस एक साधारण आदमी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन ये अच्छा है। मैं जन्मदिन की पार्टी का फायदा उठाकर इस बड़ी समस्या से निपट सकता हूं। वरना जब रुद्र भविष्य में और भी ताकतवर हो जाएगा, तो मुझे डर है कि ये और भी मुश्किल हो जाएगा। आदित्य ने अपने फोन को देखा और अनजाने में बड़बड़ाया। इस समय ड्राइवर ने मुड़कर आदित्य को देखा और धीरे से पूछा, मिस्टर आदित्य, क्या प्रिया आपके लिए सच में इतनी अहम है? प्रिया अहम नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस चीज को मैं सच में महत्व देता हूं, वो मिश्रा फैमिली की संपत्ति है।
मैं उसका इस्तेमाल करके मिश्रा फैमिली की सारी संपत्ति को नियंत्रित करने की योजना बना रहा हूं। प्रिया तो बस एक औरत है, मैं एक औरत पर इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करूंगा? आदित्य ने शांति से कहा। ड्राइवर ने जब यह सुना तो वो भौहें चढ़ाए बिना न रह सका और उसने और कुछ नहीं कहा। रात जल्दी गुजर गई। शुरुआत में मोहनलाल का जन्मदिन समारोह बहुत शानदार था। पुणे की कई नामी हस्तियों को इसमें आने का न्योता दिया गया था और फिर रुद्र और सौरभ जैन के बीच हुए मामले ने और भी लोगों को इस जन्मदिन समारोह के अंतिम परिणाम के बारे में उत्सुक कर दिया। अब हर कोई मोहनलाल के जन्मदिन समारोह की नहीं, बल्कि मुंबई के मिस्टर सिंघानिया और मिश्रा फैमिली, लांबा फैमिली और जैन फैमिली के बीच होने वाली पौराणिक लड़ाई की परवाह कर रहा था। जाहिर है, ज्यादातर लोग अब भी तीनों परिवारों के लिए ही आशावादी थे। आखिरकार ये तीनों परिवार तीन अलग अलग क्षेत्रों में बेहद ताकतवर थे और रुद्र तो बस एक अकेला आदमी था। भले ही मुंबई का मिस्टर सिंघानिया वहां बहुत मशहूर था, लेकिन यह संतनगर था। आखिरकार जो इंसान शक्तिशाली होता है वह भी अपने क्षेत्र की शक्तिशाली हस्तियों को दबा नहीं सकता। इसलिए हर किसी को लगा कि रुद्र का इस बार पतन निश्चित है। अगर रुद्र सच में समझदार होता तो उसे जल्दी से संतनगर छोड़कर चले जाना चाहिए था। हालांकि रुद्र का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर रुद्र ने सच में जाने की योजना बनाई होती तो वो उस समय संतनगर नहीं आता और वह निश्चित रूप से सौरभ पर हमला नहीं करता। रुद्र आज जो कुछ भी हुआ है उससे निपटने के लिए ही आया था। भले ही मिश्रा फैमिली अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट के लिए मशहूर था, लेकिन मिश्रा फैमिली द्वारा नियंत्रित वित्तीय संसाधन अभी चौंकाने वाले थे। मिश्रा फैमिली के तहत कंपनियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। हालांकि मिश्रा फैमिली के कम चर्चा में रहने के कारण बहुत कम लोग थे जो सच में मिश्रा फैमिली को जानते थे। हालांकि आम लोग भले ही मिश्रा फैमिली को नहीं जानते थे, लेकिन असली उच्च वर्ग के लोग इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इस बार मिस्टर मिश्रा सीनियर मिश्रा फैमिली के मनोर मैनर में एक भोज आयोजित कर रहे थे और जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 1000 लोग आए थे। सिर्फ इसी बात से कोई भी देख सकता था कि मिश्रा फैमिली की ताकत कितनी भयानक थी। भले ही मिश्रा फैमिली ने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन जगह की सीमितता के कारण इतने सारे मेहमानों को एक साथ स्वागत करना संभव नहीं था। इसकी वजह से कई मेहमानों ने उपहार पेश करने के लिए मनोर में प्रवेश किया और उनसे मिलने के बाद चले गए। जो लोग सच में रात के खाने के लिए रुक पाए वही असली बड़े लोग थे। जब रुद्र और प्रिया मिश्रा फैमिली मनोर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिश्रा फैमिली मनोर के सामने की सड़क जाम थी। सभी तरह की आलीशान कारें आ जा रही थी। कोई भी कार 100 मिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति वाले बड़े बॉस की हो सकती थी। रुद्र ने इन कारों के बीच विशेष लाइसेंस प्लेट वाली कई कारें भी देखी। वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका कि मोहनलाल का नेटवर्क सच में बहुत व्यापक था। जब रुद्र और प्रिया दिखाई दिए तो बहुत से लोगों का ध्यान रुद्र पर गया। ये लड़का मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है? लगता तो नहीं। ये प्रिया का ड्राइवर होगा। हाँ, ये काफी साधारण दिखता है। ये मुंबई के मिस्टर सिंघानिया जैसा बिल्कुल नहीं लगता। हर किसी ने रुद्र के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए जब उन्होंने रुद्र को देखा तो उन्हें लगा कि रुद्र और पौराणिक मिस्टर सिंघानिया में बहुत बड़ा अंतर था। रुद्र ने इस बात की परवाह नहीं की कि दूसरे क्या बातें कर रहे थे। वह प्रिया को सीधे मनोर के प्रवेश द्वार पर ले आया। हालांकि जैसे ही प्रिया मनोर में प्रवेश करने वाली थी, वो अचानक रुकी और रुद्र को देखा। रुद्र, क्या तुम इस बारे में पक्के हो? जरूर। रुद्र ने प्रिया को देखा और हल्के से सिर हिलाया। लेकिन मैं अभी बहुत चिंतित हूं। ये सब लोग अब तुमसे निपटने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना हम इसे भूल जाए। चलो अंदर नहीं जाते और मुंबई वापस चलते हैं। ठीक है, प्रिया ने घबराते हुए रुद्र से कहा। प्रिया पिछली पूरी रात सोई नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आज जो होने वाला है वो सच में भयानक है। अगर रुद्र इस मनोर में प्रवेश करता है तो ये मूल रूप से खुद को मौत के मुंह में भेजने जैसा होगा। भले ही प्रिया की याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन वह रुद्र की ताकत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उसे लगा कि भले ही रुद्र को बड़ी विरासत मिली हो तो क्या हुआ। दूसरी तरफ मिश्रा फैमिली
लांबा फैमिली और जैन फैमिली जैसे बड़े परिवार थे। पूरे पुणे में भी बहुत कम लोग थे जो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करते थे। चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, रुद्र ने प्रिया से फुसफुसाते हुए कहा। आह, प्रिया की आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या हुआ? रुद्र ने उलझन में पूछा। कल विजयलक्ष्मी ने मुझे फोन किया था। उसने मुझे बताया कि तुम इस बार बाल बाल बचे हो। इसके अलावा जैन फैमिली ने सौरभ का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया है। यहां तक कि मिश्रा फैमिली ने भी एक प्राचीन मार्शल आर्ट मास्टर को बुलाया है। मिश्रा फैमिली किसी की मदद नहीं करेगा। अगर तुम अभी अंदर गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। विजयलक्ष्मी ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा, प्रिया ने जल्दी से रुद्र से कहा। प्रिया की बात सुनकर रुद्र अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, जब विजयलक्ष्मी ने तुमसे दूर रहने को कहा था तो तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं गई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, प्रिया ने तुरंत रुद्र से कहा। प्रिया की ये बातें सुनकर रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें जानना चाहिए कि आज का मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें विरासत मिली है और तुम बहुत अमीर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों से सीधे टक्कर लेनी चाहिए। हम पहले मुंबई वापस जा सकते हैं और सही मौके का इंतजार करके कदम उठा सकते हैं, प्रिया ने चिंतित भाव से रुद्र से कहा। प्रिया को अपने लिए इतना चिंतित देखकर रुद्र थोड़ा भावुक हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। धीरे से कहा, प्रिया चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। आज सामने वाला कोई भी हो, हम दोनों को साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिया को रुद्र की बातें सुनकर हैरानी हुई। फिर उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया और रुद्र को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। इस पल प्रिया अच्छी तरह जानती थी कि रुद्र ये सब कुछ उसी के लिए कर रहा है। रुद्र की बातें सुनने के बाद प्रिया अत्यंत भावुक महसूस कर रही थी। वो अपने दिल में जानती थी कि रुद्र ने ये सब उसी के कारण किया था। रुद्र मिश्रा फैमिली से छुटकारा पाने के लिए जान जोखिम में डालकर मिश्रा फैमिली के हवेली में आने को तैयार था। इसलिए उसके पास रुद्र को हवेली में प्रवेश करने से रोकने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, जब तुम अंदर जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्रिया ने मजबूती से रुद्र से कहा। चिंता मत करो, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। मिश्रा फैमिली हम दोनों का कुछ भी बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। रुद्र स्वाभाविक रूप से जानता था कि प्रिया किस बात को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने मुड़कर उसे तसल्ली दी। मुझे तुम पर भरोसा है, प्रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम दोनों अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या अंदर जाने से डर लग रहा है? तभी उनके पीछे से एक महिला की आवाज आई। रुद्र ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि हेमलता थी। रुद्र पहले भी हेमलता से मिल चुका था, इसलिए उसकी छवि उसके मन में अच्छी नहीं थी। जब हेमलता ने सुना कि रुद्र ने सौरभ के दोनों पैर तोड़ दिए हैं तो वह भी बहुत हैरान हुई थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि बाहर से शांत दिखने वाला रुद्र इतना क्रोधित भी हो सकता है। उसने एक ही बार में सौरभ के दोनों पैर तोड़ दिए थे। हालांकि हेमलता फिर भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि मामला जितना बढ़ेगा विजयलक्ष्मी के लिए इसे खत्म करना उतना ही मुश्किल होगा। वो असल में यही देखना चाहती थी। जब तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। मैंने सुना है कि जैन फैमिली तुमसे निपटने की योजना बना रही है। यह देखकर कि रुद्र ने कुछ नहीं कहा, हेमलता ने ताने मारना जारी रखा। रुद्र ने हेमलता को ठंडी नजरों से देखा और भावहीन होकर कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हेमलता को यह सुनकर आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि जब रुद्र ने यह कहा है तो वह वाकई ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। आखिरकार रुद्र ने सौरभ जैसे इंसान को भी पीटने की हिम्मत की थी। हेमलता ने रुद्र को क्रोध से घूरा, फिर कुछ नहीं कहा और हवेली के अंदर चली गई। हवेली में प्रवेश करने के बाद
हेमलता ने मुड़कर रुद्र को देखा, फिर अपने दिल में कोसा, कर लो जितनी अकड़ दिखानी है, थोड़ी देर में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रुद्र ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसके पीछे पीछे हवेली में प्रवेश किया। इस समय मयंक मिश्रा मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। जब मयंक ने रुद्र को देखा तो उसके चेहरे का भाव भी थोड़ा बदल गया, लेकिन अब वो रुद्र को उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो रुद्र की पृष्ठभूमि जानता था। भले ही रुद्र आज तीनों परिवारों का मुकाबला ना कर पाए, लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं था कि अब रुद्र को नाराज करे। इसके अलावा मोहनलाल ने पहले ही आदेश दे दिया था कि मिश्रा फैमिली रुद्र और तीनों परिवारों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वे बस चुपचाप तमाशा देख सकते थे। इस तरह अंत में कोई भी जीते, इसका मिश्रा फैमिली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिस्टर सिंघानिया और मिस मेहरा आप आ गए। इस समय मयंक का रुद्र के प्रति रवैया 360 डिग्री बदल गया था। उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए पूछा। मयंक की बात सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक का रवैया इतना बदल जाएगा। मिस्टर सिंघानिया, मिस मेहरा, कृपया अंदर आइए। मयंक ने रुद्र के रवैया की परवाह नहीं की और फिर से बोला, ठीक है। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। मयंक जल्दी से रुद्र और प्रिया को हवेली में ले गया। चलते समय उसने रुद्र से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे माफ करना कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपको नहीं पहचाना और आपका अपमान किया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। रुद्र ने मयंक पर उदासी नजर डाली और मन ही मनाहा भरी। मयंक वाकई एक दो मुहा इंसान था। उसकी पहचान जानने से पहले वो उसे हर तरह से नीचा दिखाता था। अब जब उसने उसकी पहचान जान ली है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से बदल गया है। तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, रुद्र ने भावहीन होकर कहा। रुद्र की बात सुनकर मयंक की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना अहंकारी होगा। हालांकि थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रुद्र को नाराज नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि आज कोई न कोई रुद्र से निपटने आ रहा है। रुद्र का मयंक से बहस करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार रुद्र की नजरों में मयंक महज एक छोटा किरदार था। इस तरह के इंसान पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुंबई से मिस्टर रुद्र सिंघानिया और मिस प्रिया आ गए हैं। मयंक रुद्र और प्रिया को हवेली में लाया और घोषणा की। हालांकि उसके घोषणा करने के बाद हवेली में मौजूद मेहमानों ने तुरंत अपनी नजरें रुद्र और प्रिया की ओर कर ली, मानो इस पल रुद्र हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गया था। इन लोगों की नजरों में कुछ जिज्ञासा से भरी थी और कुछ उलझन में थी। हालांकि उनमें से अधिकांश खुश महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे सब आज तमाशा देखने आए थे। पहले संतनगर में रुद्र के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, बस कुछ एक बहुत बड़े लोगों ने ही सुना था। लेकिन कल रुद्र के सौरभ के पैर तोड़ने के बाद रुद्र का नाम पूरे संतनगर में फैल चुका था। चाहे संतनगर के आम लोग हों या उच्च वर्ग के, सब इस मामले के बारे में सुन चुके थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से रुद्र को लेकर बहुत उत्सुक थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंसान है जो इतना खूंखार है कि बेवर्ली हिल्स के जैन फैमिली के युवा मालिक के पैर तोड़ डाले। रुद्र के काम करने का तरीका इतना अभिमानी था कि इन लोगों में रुद्र के रूपरंग को लेकर और भी जिज्ञासा पैदा हो गई थी। हालांकि जब इन लोगों ने रुद्र को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। क्या ये शख्स ही मुंबई का पौराणिक मिस्टर सिंघानिया है? क्या सच में ये आदमी इतना साधारण क्यों दिख रहा है? हाँ, ये तो किसी यूनिवर्सिटी छात्र से अलग नहीं लग रहा। क्या ये शख्स सच में मिस्टर सिंघानिया है? मैंने सुना था कि ये मिस्टर सिंघानिया एक ऐसी हस्ती है जिसने चारों प्रांतों को हिला दिया है। मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है। शायद ये शख्स मिस्टर सिंघानिया द्वारा ढूंढा गया कोई बलि का बकरा है। आखिरकार मिस्टर सिंघानिया ने इस बार बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो खुदाने की हिम्मत नहीं कर रहा होगा। उसने बस किसी को भी बलि का बकरा बनने के लिए ढूंढ लिया है। रुद्र ने बहुत बड़े काम किए थे, जिसकी वजह से वो कई लोगों के दिलों में एक निर्णायक और करिश्माई बड़ा आदमी बन गया था। लेकिन रुद्र का जो रूप था
वो मिस्टर सिंघानिया की कल्पना से बहुत अलग था। फिर भी रुद्र की पहचान को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी। कुछ लोगों को लगा कि रुद्र निश्चित रूप से किसी बड़े परिवार में पैदा हुआ एक युवा मालिक है, जबकि अन्य को लगा कि रुद्र के पीछे जरूर कोई और है। तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन कोई भी पूरी तरह से यकीन दिलाने वाली नहीं थी। मैंने सुना है कि ये मिस्टर सिंघानिया वाकई में कुछ है। मुंबई के निहाल और शौर्यवीर सिंह जैसे लोग भी उसके अधीनस्थ हैं। वे पुणे में पहले से ही बहुत मशहूर है। इतने बड़े लोगों को अपना अधीनस्थ बनाने के लिए वो साधारण नहीं हो सकता, एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। इतनी कम उम्र में निहाल और शौर्यवीर सिंह को इतनी मेहनत से काम करवाने में सक्षम होना, उसमें जरूर कोई काबिलियत होगी। बाकी सबने भी जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई। तुम क्या जानते हो? मैंने सुना है कि ये मिस्टर सिंघानिया बस एक कठपुतली है। इसी पल एक आवाज ने सबकी चर्चा को बाधित कर दिया। यह सुनकर सब उस मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ओर देखने लगे। मिस्टर लवकुश, आपका क्या मतलब है? आप सबको पता होना चाहिए कि मिस्टर सिंघानिया केवल 20 की उम्र में है ना? उस मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने सबसे बेजान चेहरे से पूछा। मैंने सुना है मुंबई के मिस्टर सिंघानिया की उम्र ज्यादा नहीं लगती। सबने जल्दी से सिर हिलाया। मिस्टर सिंघानिया केवल 20 के शुरुआती दौर में है। वो कितना काबिल हो सकता है? किसी बड़े परिवार का अमीर दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी भी इतनी क्षमता नहीं रख सकता। उसके पीछे जरूर कोई और है जो मिस्टर सिंघानिया को नियंत्रित कर रहा है। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने विश्वास के साथ कहा। इस मध्यम आयु वर्ग के आदमी का नाम लवकुश था। लवकुश की फैमिली मुख्य रूप से व्यापार के क्षेत्र में थी, इसलिए उसके पास बहुत सारे संपर्क थे और वो आम लोगों से ज्यादा जानता था। मिस्टर लवकुश, आप ऐसी बातें यूं ही नहीं कह सकते। अगर आपने मिस्टर सिंघानिया को नाराज कर दिया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने मुस्कुराते हुए लवकुश से कहा। लवकुश मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे पता नहीं होता कि माजरा क्या है तो क्या मैं कुछ कहता? मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ये रुद्र सतह पर तो बस एक कठपुतली है और उसके पीछे एक बहुत ताकतवर बड़ा आदमी है। यही बड़ा आदमी निहाल और शौर्यवीर सिंह का बॉस है। तो वो बड़ा आदमी ऐसा क्यों करेगा? सबने उलझन में पूछा। वजह बहुत सरल है, क्योंकि उस बड़े आदमी की एक खास पहचान है, इसलिए वो खुद को सबके सामने प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढ लिया। सीधे शब्दों में कहें तो मिस्टर सिंघानिया नाम का कोई व्यक्ति है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो बच्चा नहीं है जिसे हम अभी देख रहे हैं। लवकुश ने सीधे जवाब दिया। लवकुश की बात सुनकर सबने सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें लगा कि लवकुश पर भरोसा किया जा सकता है। अगर उनसे ये यकीन करने को कहा जाता कि रुद्र मुंबई का असली मिस्टर सिंघानिया है तो उनके लिए ये असंभव था। लेकिन लवकुश की व्याख्या समझ में आने वाली थी। तो क्या इस बच्चे और सौरभ के बीच का झगड़ा भी मिस्टर सिंघानिया की मंशा थी? सबने जल्दी से पूछना जारी रखा। इस मामले का मिस्टर सिंघानिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बच्चा जवान और अभिमानी है और उसने मिस्टर सिंघानिया पर भरोसा करके सौरभ को पीट दिया। अब मिस्टर सिंघानिया ने इस बच्चे को त्याग दिया होगा। लवकुश ने विश्लेषण किया। मैं समझा, सबने आह भरी। मूल रूप से उन्हें लगा था कि उन्हें मुंबई के मिस्टर सिंघानिया और 3 बड़े परिवारों के बीच की लड़ाई देखने को मिलेगी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र वास्तव में सिर्फ एक कठपुतली होगा। इसलिए उन्हें अब आगे क्या होने वाला है इस बारे में उतनी उत्सुकता नहीं थी। आखिरकार तीनों परिवार सिर्फ एक आम आदमी से निपटना चाहते थे। इसमें देखने लायक कुछ नहीं था। जब सब इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, तब तक रुद्र प्रिया के साथ मिश्रा फैमिली के मुख्य हॉल में पहुंच चुका था। आज मोहनलाल ने एक काला सूट पहना हुआ था और वो हॉल के बीच में बैठे थे, जबकि मिश्रा फैमिली के बुजुर्ग नीचे बैठे थे। शायद रुद्र की वजह से विजय लक्ष्मी भी लॉबी में थी। हालांकि अगर पहले की बात होती तो विजय लक्ष्मी इस जगह पर आने के योग्य नहीं होती। इस बीच मिश्रा फैमिली की सुदेशना चुपचाप मोहनलाल के पीछे खड़ी थी। सुदेशना का रूप बहुत नाजुक था। उसने एक सफेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी।
और उसकी सेक्सी आकृति उस लंबी पोशाक में खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। जब उसे पता चला कि रुद्र यहाँ है, तो वह दरवाजे को टकटकी लगाकर देख रही थी। वह देखना चाहती थी कि ये रुद्र कौन है। हालांकि जब सुदेशना ने रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में निराशा का एक निशान दिखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि मुंबई का ये तथाकथित मिस्टर सिंघानिया बहुत साधारण है। उसने जिस मुंबई के मिस्टर सिंघानिया की कल्पना की थी, उसमें अभी भी एक बड़ा अंतर था। सुदेशना की धारणा में रुद्र का रूप और स्वभाव तो आदित्य मलिक जितना भी अच्छा नहीं था। सुदेशना हमेशा से ऊंचे मानकों वाली लड़की रही है। जब आदित्य भी उसके मानकों पर खरा नहीं उतरा, तो रुद्र की तो बात ही क्या।